नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे मीठा बहुत पसंद था, इसलिए मेरे पति हर दिन नंद और सास से छिपाकर मेरे लिए मावा मिठाई लेकर आते थे। जब मैं दिन भर में घर के सारे काम करके थक जाती थी तो रात को मेरे पति मुझे वो मिठाई खिलाते और कहते, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मुझे अपने पति का प्यार देखकर शर्म आती थी, लेकिन जब भी मैं शनिवार को वो मिठाई खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। ऐसे एक शनिवार को मैंने मिठाई खाने का नाटक किया और ऐसे ही लेट गई। तो मेरी शादी को कुछ महीने हुए। पहले मेरे पति मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, मेरी कोई बात भी नहीं सुनते थे। तब मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मैं काम करते करते अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसी समय मेरे प्रति मेरे पति का रवैया अचानक से बदल गया। एक दिन मैंने अपने पति को बताया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन अपने घर में तो मीठा कभी कभी बनता है। मैंने बस बात ही की थी कि अगले दिन जब मैं रात को थकी हुई कमरे में आई तो मेरे सामने मेरे पति ने एक थैली रखी और मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए मावा मिठाई लाया हूँ। मैं अपने पति की बात सुनकर दंग रह गई, क्योंकि आज से पहले वे मेरे लिए कभी कुछ भी नहीं लाए थे। ये अचानक से मावा मिठाई क्यों ले आए? मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपाकर, जिनके मर्जी के बिना इस घर का एक पत्ता भी ना हिले, और मेरे पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना लेते थे। वो कैसे छुपाकर मिठाई लेकर आ गए? मुझे बात कुछ हजम ना हुई, लेकिन मिठाई खाने के तुरंत बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर घूमने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा तरोताज़ा होकर जैसे ही किचन में आई तो सास ने मुझे बोला, तुम इतनी देर से क्यों उठी? मेरी सास ने आज पहली बार मुझसे ऐसा सवाल पूछा कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा कि उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, लेकिन जैसे मुझे वो बातें सुनाने लगी मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने पति पंकज के बारे में पूछा कि वो चले गए क्या? तो फिर क्या, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता। मेरी महारानी नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई थी। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे उन्हें आज मुझ में कुछ अलग ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत रोज़ से अलग लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि पंकज मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन का सारा काम ख़त्म किया तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब से सवाल करने लगी। मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या पसंद है। पहली बार वो मुझसे अजीब सवाल पूछ रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिना वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो पंकज ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं खुशी से मिठाई खा रही थी और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। आज तक उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई। वे अजीब अजीब बातें कर रहे थे और मुझे उन बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती। वे बदलने लगे थे और पंकज का ये बदलाव मुझे डराने लगा था। पता नहीं वे मुझसे क्या चाहते थे। नींद के कारण मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मेरी बंद होती हुई आंखों से मैंने देखा कि वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे नहीं पता कि उनकी मुस्कुराहट में क्या था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं गहरी नींद में सो गई। अगले दिन दोपहर को मेरी आंख खुली। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मैं उठ नहीं सकी। मुझे घबराहट होने लगी। मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपने नंद को कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन उस तक शायद मेरी आवाज़ ही नहीं गई। खुद को संभालती हुई जैसे मैं नीचे आई, सामने मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज़ पहुंच सकती थी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। क्या हुआ,
आप क्या बातें कर रही थी? मैंने पूछा। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे सास के चेहरे का तो रंग उड़ गया। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली है। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये दोनों माँ बेटी मेरे साथ क्या कर रही थी? मुझे उन दोनों पर शक होने लगा। अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं वहां से किचन में चली गई। मेरी सास और नंद वहां से उठकर कमरे में चली गई। मुझे उस वक्त अपने पति पर गुस्सा आने लगा कि आखिर वे मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया। मैं बस अपने कमरे में ही पड़ी रही। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दिन ब दिन क्यों बदलती जा रही हूँ। लेकिन मुझे शक होने लगा, ये जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे मेरे नंद और सास का ही हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है? ये हर दिन का नियम बन गया था। मेरे पति मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते थे। मुझे उसकी एक अजीब सी आदत हो गई थी। मैं पूरे दिन रात का इंतजार करती थी और मुझे सुकून सा मिलता था जब मैं मिठाई खाती थी। लेकिन सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुलती थी। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू कर दी थी तब से कभी भी मेरी रात में आंख नहीं खुली थी। और अब ये बात मुझे परेशान करने लगी थी। मैं रात को लाउंज में बैठी हुई थी। पंकज आते ही अपने माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा तक नहीं। शायद पंकज को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। और जब वो अपनी माँ के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद ही नंद भी उनके कमरे में पहुँच गई और पता नहीं कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने अपने पति को चिल्लाते हुए सुना। मुझे नहीं पता कि वो अपनी माँ से क्या बात कर रहे थे। दरवाज़ा बंद होने के कारण मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। लेकिन पहली बार मैंने उन्हें अपनी माँ और बहन पर इस तरह चिल्लाते हुए सुना था। माँ उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद पंकज भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर इस तरह सुकून था कि जैसे वो अभी अभी ऑफिस से आए हो, हमेशा की तरह। क्या आज आपको ऑफिस से आने में देर हो गई? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, आज बहुत काम था। मैंने वही खाना खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मुझे उनके झूठ का कारण समझ नहीं आया। आज वे फिर मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले तो मैंने खाने से मना किया, लेकिन वे विनती करने लगे कि मैं खाऊं। उनकी इस विनती पर मैंने थोड़ी सी मिठाई खा ली, बाकी रख दी। उन्होंने मुझे और खाने के लिए नहीं कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। तभी अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो। आज पहली बार मुझे नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट जलाकर देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। पंकज सो रहे थे। मैं लाइट बंद करने लगी, लेकिन मुझे इस तरह महसूस हुआ कि पंकज सोए नहीं है, बल्कि जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उनको आवाज़ दी, लेकिन वो टस से मस ना हुए और मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेट गई और तुरंत ही सो गई। नींद में मुझे ऐसे लगा था जैसे कोई मेरे बाजू में बात कर रहा हो, लेकिन मुझ में आँख खोलने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही मुझे समझ आया था कि क्या बातें हो रही थी। लेकिन इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही है। सुबह जल्दी मेरी आँख खुल गई। पंकज फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। आप रात को किसी से बात करने लगे थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर पंकज एकदम से डर गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने बिना कुछ समझे उनकी तरफ देखा। वो बोले, कोई भी नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाए। पता नहीं वे क्यों घबरा गए थे। आप परेशान मत होइए, मैंने शायद कोई सपना देखा हो। अक्सर सपने में किसी न किसी बंदे के साथ ऐसे ही होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वे भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है। लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। पूरे दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी रही। मुझे अपनी सास का ये रवैया बहुत अजीब लगता था। ये मेरी वही सास थी जिन्होंने कितनी मिन्नतें करके मेरी माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। जब वो मुझे ब्याह करके ले आई थी तो कैसे मेरे पैरों को ज़मीन पर लगने नहीं देती थी। इससे पहले जब भी मेरे लिए कहीं से रिश्ता आता था तो मेरे माँ बाप मना कर देते थे, या फिर पता नहीं मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने के लिए गई। वो पहली महिला थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन दुखी और चिंतित होने के बजाय मेरे माता पिता इस इनकार से खुश हुए। मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे माँ बाप रिश्ते से इनकार क्यों करते हैं। वो मेरी शादी क्यों नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई।
और बोली, मुझे आपकी बेटी को बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ कर लेंगे, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी का घर कभी बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन मेरी शादी के शुरुआती दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी, अब अचानक इतना कैसे बदल गई थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी, वे तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। कभी कभी उनके प्यार के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मेरे लिए अपनी माँ से झगड़ लेते हैं और मैं उन्हीं पर शक करती हूँ। एक दिन दोपहर के वक्त मैं लाउंज में बैठी हुई थी। अचानक मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से में बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो। ये नए नए नाटक करके क्या साबित करना चाहती हो? मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे को परेशान कर रही हो। मुझे नहीं पता कि मेरी सास क्या बात कर रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने वाली थी कि उसी समय पंकज आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे अगर वो ना रोकते तो वो मुझे कोई बड़ा राज बता देती। खैर, मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे पंकज भी आ गए। मैं बिल्कुल चुप थी, मैं कुछ जानती नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ बोल भी ना पाई, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मेरी सास क्या कह रही थी। वो कौन से नाटक की बात कर रही थी, मैं कौन सा नाटक कर रही थी। अक्सर अब मेरी सास आती और मेरे कमरे की तलाशी लेती। मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने पंकज से उनके जल्दी आने का कारण पूछा, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त जब वो आए तब मैं उनका इंतज़ार करके सो चुकी थी। उन्होंने मुझे आकर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, मैं तो घर ही आने वाला था और लगता है अब तुम्हें मीठा पसंद नहीं रहा। पहले तो बड़े जोश के साथ मिठाई खाती थी। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, ये कहकर आज भी मैं जी भर की मिठाई खाने लगी। लेकिन जैसे जैसे मैं खा रही थी मेरा सिर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर इस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतनी सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया से अलग होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब हो रही थी। तकिए पर सिर रखते ही मुझे सुकून सा मिला और उस वक्त मुझे कोई मतलब नहीं था कि कमरे में कोई लड़की आई है या फिर लड़का। मुझे बस सोने से मतलब था। तो मैं सुकून भरी नींद में सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के समय। यहाँ तक कि मेरा पति भी इस समय कमरे में उपस्थित था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और मेरे कमरे में क्यों आई थी। मेरा सारा दिन उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने तय कर लिया कि अब से मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने ये खानी शुरू कर दी थी तभी से सारे बदल गए थे। मेरी सास और नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे पति मेरे साथ अच्छे हो गए। रात को जब पंकज मिठाई लेकर आए तो मैंने मना करने के बारे में सोचा, लेकिन वे मुझे जो प्यार दे रहे थे उसके कारण मैं ऐसा नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे मिठाई पकड़ा दी और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वे अंदर आ गए तो मैं तकिए पे सिर रखकर सोने का नाटक करने लगी। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि पंकज किससे बात कर रहे थे। वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई तब रात के 12 बजे का समय था। तभी कोई कमरे में आ गया। मैंने हल्की सी आंखें खोल कर देखा। पंकज ने उससे जो बात की वो सुनकर मुझे लगा कि किसी ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया हो। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। सोते हुए भी मुझे एक पल के लिए पंकज से नफरत होने लगी। वो आदमी कौन सी दवाई के बारे में बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक वो दूसरा आदमी मेरे पास आया। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप उठी और जैसे उसने मुझे इंजेक्शन लगाया मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी जान ले ली हो। ना जाने वो क्या था। मेरा दिल किया कि मैं चीखना शुरू कर दूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त करके लेटी रही। ना जाने पंकज मुझसे क्या चाहता था और ये सब क्या था। मैं सुबह उठी तो देखा कि मेरी आंखें लाल हो गई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि पंकज मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सिर्फ पंकज ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी मुझसे कुछ छुपा रही थी, जो पंकज मुझसे छुपा रहे थे।
और ये सब ना जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा मैं अभी के अभी सब कुछ छोड़कर अपने घर चली जाऊं। इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के वक्त जब पंकज घर पे आए तो मैंने उनसे कोई बात नहीं की। आज उनका व्यवहार मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की। अचानक मेरी नज़र पंकज के बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वे मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने पूछने की कोशिश की कि उनके हाथ को क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, लेकिन मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल किया कि उनसे एक बार पूछ लूं कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने 2 बार कोशिश भी की, लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो। लेकिन फिर कल रात जो मैंने देखा वो सब भी सोचने लगी। पंकज अचानक क्यों बदल गए थे? उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो वे मुझे नहीं बता रहे थे। अगर मैंने कल रात सब कुछ नहीं देखा होता तो ना जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। इसके बाद काफ़ी समय तक हमारे बीच कुछ खास बात नहीं हुई, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरा सिर अब भी फट जाएगा। मैं दिन रात बेचैन रहती थी। मेरा दिल भी घबरा रहा था। पंकज अब रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन पंकज कमरे में नहीं आते, मेरी तबीयत खराब होने लगती, जैसे वो लोग मुझ पे कुछ कर रहे हो। आज भी वे काफ़ी देर रात को मेरे कमरे में आए। पंकज, क्या चाहते हैं आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? और मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि पूरे दिन तबीयत कितनी खराब रहती है? आज मैंने गुस्से से तंग आकर कह ही दिया था, तो वे मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वे मुझे बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने चली गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नज़र अचानक से सामने वाले टेबल पर गई और मेरी आंखें वहीं पर पत्थर बन चुकी थी। मैं वहाँ से तुरंत निकल आई। मेरा दिल किया कि पंकज को गोली मार दूं। तो ये थी उनकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात यही लड़की मेरे कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया और मैं घर आते ही कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। पंकज मुझे धोखा दे रहे थे। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को पंकज आए। आज उनका मूड पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही वो चौंक गए थे और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है? तुम्हें क्या हुआ है? मैंने बोला, अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? अपना सच बताओ। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा और वो नासमझी से देखने लगे और बोले, क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ कि क्या हुआ। पंकज ने मुझे सोफे पर बिठा दिया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं आज सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ, पंकज बोला। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पंकज इतनी आसानी से बता देंगे, और वो भी मेरे एक बार ही पूछने पर। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? पंकज बोला, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। मैं देखती रह गई और बोली, पंकज, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी है। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वो भी तुरंत गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई? मेरे बारे में? और वो भी तुम जानती हो? तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? जानती हो अपने बारे में? अच्छा चलो ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो, तो ज़रा पहले अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी का राज ही नहीं जानती। कौन था वो आदमी जो उस रात कमरे में आया था? और कौन है वो लड़की जिससे आप बुलाते हैं मुझे नींद की गोली खिलाकर? बताओ। और आज वो होटल में आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में तो बता दीजिए। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं? मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, तुम अपने बारे में ये जानती हो क्या कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो, और वो कहते थे कि तुम जल्द ही पागल हो जाओगी। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी।
मेरी जिद पर मेरी माँ ने तुम्हें इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था? अगर तुमने नींद की दवाई ना खाई होती तो तुम्हारी जान को खतरा था। नींद वाली दवा खिलाकर तुम्हारा इलाज कर रहा था, और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी। और उस रात जो आदमी मेरे साथ था वो डॉक्टर था, जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ कि रात के वक्त वो लड़की आती थी। अगर तुम कहो तो तुमसे मैं बात भी करवा देता हूँ, वो यहाँ क्या करके जाती थी। और वही लड़की आज होटल में भी मेरे साथ थी। हाथ पे हाथ रखकर वो मुझे उम्मीद दे रही थी कि तुम्हारी बीबी को कुछ नहीं होगा। और इसी बात को लेकर मैं अपनी माँ से रोज झगड़ा करता था। वो कहती है, तलाक दे दो इस बीमार बीबी को, क्यों साथ रखा हुआ है। पहले वो तुमसे सहानुभूति रखती थी, लेकिन अब वो तुमसे नफरत करती है, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती है। तुम्हें कैंसर है, इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे तुम जीवित नहीं रह सकती। अगर पागल हो जाओगी तो जिससे शादी होगी वो तुम्हें छोड़ ही देगा। इसी वजह मेरी माँ ने तुम्हारे माता पिता से कहा था कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और तुम्हारे दिमाग में ये जादू वाली बात किसने डाली? ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो, मेरी माँ का बर्ताव भी बदल जाएगा। पंकज ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी। पंकज की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं इस आदमी को कितना गलत समझ रही थी, और वो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और वो आदमी मुझे तकलीफ ना हो इसलिए मुझे बिना बताए मेरा इलाज कर रहा था, और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उससे रोते हुए वादा किया कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिए। जानता हूँ तुम अब कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्द ठीक भी हो जाओगी, पंकज ने मुझे दिलासा दिया। तो भाई और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाई और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।